हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्ज़ाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिएगा कि वर्ष 2020 के लिए आईपीएल नीलामी में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज पैट कमिंस को सबसे अधिक कीमत 15.5 करोड़ में किस टीम ने खरीदा है। तो याद रखिएगा, सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे हैं आईपीएल का वो रहे हैं पैट कमिंस, और इनको 15.5 करोड़ में खरीदा है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। और याद रखिएगा कि अभी जो आईपीएल का जो है वो 13वां सीजन चल रहा है, और इसका आयोजन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, यूएई में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखिएगा कि माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो माइंड मास्टर शीर्षक पुस्तक जो है इसके लेखक हैं विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद जो हैं एक शतरंज खिलाड़ी हैं। तीसरा प्रश्न है कि G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला पहला अरब देश कौन है। तो ध्यान रखिएगा, G20 का जो 2020 में सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है, सऊदी अरब में होना था, लेकिन कोरोना के चलते जो है इसका वर्चुअल आयोजन हुआ है, और इसकी अध्यक्षता जो है सऊदी अरब ने किया है, और सऊदी अरब पहला देश बन गया है, अरब देश। ठीक है। अगर बात करें G20 की, तो इसकी स्थापना जो है G7 के सदस्य देशों के द्वारा 1999 में की गई थी। भारत जो है G20 का सदस्य है, G7 का सदस्य नहीं है, ध्यान रखना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस भारतीय बालू कलाकार यानी कि सैंड आर्टिस्ट, ठीक है फ्रेंड्स, सैंड आर्टिस्ट को प्रतिष्ठित इटालियन गोल्डन सैंड अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुदर्शन पटनायक को। किस शैक्षणिक संस्थान की टीम के द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है। किस शैक्षणिक संस्थान की टीम के द्वारा पहली बार इंडिया ब्रेन एटलस तैयार किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, आईआईटी हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, हैंड इन हैंड नामक संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच संयुक्त रूप से किया जाता है। तो हैंड इन हैंड जो है भारत और चीन के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अपना स्कोर जो है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे चुना गया है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 से किसे चुना गया है। तो ये घोषित की गई हैं स्वीडन की क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो यह पुस्तक जो है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा लिखी गई है। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूएसए मेलानिया ट्रंप की पहली महिला की अनाधिकृत जीवनी द आर्ट ऑफ हर डील नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, मेलानिया ट्रंप जो है ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी हैं, और उन्हीं की जीवनी पर द आर्ट ऑफ द हर डील नामक पुस्तक के जो लेखक है वो है मैरी जॉर्डन। तो 10 का सही आंसर है ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड कि प्रवीण राव को हाल ही में भारत के किस उद्योग निकाय के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवीण राव को, तो इनको नियुक्त किया गया है नैस्कम के अध्यक्ष के रूप में। अगर बात करें नैस्कम की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने कोरमो जॉब्स नाम का एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है। कोरमो जॉब्स का जो है इस नाम से एक रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च किया है, ये किया है किसने, गूगल ने, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, गूगल ने किया है। ठीक है। गूगल की बात करते हैं तो गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी, और किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा लैरी पेज के द्वारा। किसके द्वारा, लैरी पेज और सरगई ब्रिन के द्वारा। ठीक है, सरगई ब्रिन के द्वारा किया गया था, और वर्तमान में इसके सीईओ जो हैं वो हैं सुंदर पिचाई। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टर्मिनस आधार पर निजी सचिव, यानी कि इनका निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अब देखिए यहाँ भी शाह है,
और अमित शाह हैं और नरेंद्र मोदी हैं, इन दोनों की जोड़ी जो है काफ़ी शानदार जोड़ी मानी जाती है। तो इस तरह से आप शाह से रिलेट करके याद रखिएगा कि इनके निजी सचिव जो है मोदी के, वे सतीश चंद्र शाह हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में निम्न में से कौन सा पशु नहीं पाया गया है। तो कौन सा पशु नहीं पाया गया है, तो देखिए मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर में शेर पशु जो है वो नहीं पाया गया है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से जो मोहर प्राप्त हुआ है पशुपति का, उसमें दाएं बाएं और चरण में दो दो पशु बैठा हुआ है। गैंडा है, हाथी है, भैंसा है और बाघ है, तथा नीचे जो है दो हिरन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के पूर्व 23 तीर्थंकर थे। बिल्कुल सही है, 23वें तीर्थंकर जो थे वे थे पार्श्वनाथ। देखिए यहाँ पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, बिल्कुल सही है। महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कहा जा रहा है कि महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभदेव थे। ये गलत बात है, ऋषभदेव जो थे वो पहले तीर्थंकर थे और जो जैन धर्म है उसके संस्थापक हैं, याद रखिएगा। तो सही हो जाएगा इसमें से ऑप्शन ए 1 और 2। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में किस जैन तीर्थंकर की जो है उल्लेख किया गया है। तो ऋषभदेव का किया गया है और अरिष्टनेमी का किया गया है। ठीक है, अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु है, बिंदुसार है और प्रसेनजीत हैं, इनमें से कौन जो है बुद्ध के समकालीन थे। तो देखिए बुद्ध के समकालीन जो थे ये अजातशत्रु थे और प्रसेनजीत थे, यानी कि 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। बिंदुसार जो थे ये काफ़ी बाद में आए, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं और अशोक के पिता हैं बिंदुसार। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक तरफ जो है ग्रंथाकार दिए गए हैं और एक तरफ जो है मूल ग्रंथ दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा अगर हम इनसे मिलान करना है हमको, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बराह मिहिर जो है इनके द्वारा लिखी गई कौन सी ग्रंथ है। तो बराह मिहिर के द्वारा जो है बृहत संहिता है, यानी कि तीसरा हो जाएगा विशाख दत्त का। विशाख दत्त का कौन सा है, विशाख दत्त का है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम, यहाँ पे आप देखिएगा विशाख दत्त का एक और जो है मुद्रा राक्षस है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है। अगर बात करें शूद्रक की, तो शूद्रक की है मृक्ष कटिकम। कहाँ पे है, हाँ दोस्त दूसरे पे है मृक्ष कटिकम। उसके बाद बिल्हन की बात करें तो बिल्हन की है विक्रमक देवचरित्र, यानी कि ऑप्शन 5 है, ये सही हो जाएगा। तो इसका जो मिलान हम करेंगे तो सही मिलान आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आप लोग मिला लीजिएगा एक बार। चलिएगा और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। वेदों के प्रख्यात टीकाकार सायन किनके शासनकाल में के अधीन फले फूले थे। तो सायन जो थे ये किसके शासनकाल के अधीन फले फूले थे, आपको बताना है। तो सही आंसर इसका होगा ऑप्शन डी, विजयनगर राजाओं के शासनकाल में जो है ये फले फूले थे। अगर बात करें विजय राज्य की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विजयनगर की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुगल चित्रकला के विषय में कौन सा कथन जो है सत्य है। तो देखिए मुगल चित्रकला के विषय में थोड़ी सी जानते हैं। तो जो जहांगीर का शासनकाल जो था ना, वो मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है। किसका शासनकाल, जहांगीर का शासनकाल। और ठीक है, और युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, दरबारी चित्रण, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी जो है मुगल चित्रकला के विषय से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात किया जाए थोड़ा सा और, तो अकबर ने जो है चित्रकला विभाग की स्थापना करवाया था। किसने करवाया था, अकबर ने करवाया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने पूर्ण सुरक्षा का वचन कर शिवाजी को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए राजी किया था। किसने किया था, तो देखिए ये किया था, किसने किया था, राजा जय सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा, राजा जय सिंह ने किया था। ठीक है, शिवाजी औरंगजेब को जो है मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। कब, 1666 ईस्वी में जो है जयपुर भवन में औरंगजेब ने कैद कर लिया था शिवाजी को और उनके पुत्र को, जहां से वे 1966 में ही भाग निकले। शिवाजी ने सूरत को 2 बार लूटा है। कब कब लूटा है, तो 1664 ईस्वी में लूटा है और लूटा है 1670 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 21 नंबर प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कूट से सही आंसर चुनना है आपको। देखिए अब इसमें हमें करना क्या है,
कि रॉबर्ट क्लाइव दिया हुआ, एक तरफ जो है बंगाल के गवर्नर दिए हुए हैं और दूसरे तरफ जो है उनसे संबंधित कार्य दिए गए हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था ये बंगाल में दोहरा शासन लगाया था, यानी कि ऑप्शन जो 3 नंबर है इससे मिलान हो रहा है। बेंटिक जो था इसने अंग्रेजी का जो शिक्षा का माध्यम था उसको अंग्रेजी शिक्षा बनाया था। चार्ल्स मेटकॉफ जो था, चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा प्रेस पर से प्रतिबंध हटाया गया था। उसके बाद कर्जन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। इसका सही आंसर मैंने मिला दिया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। और फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहिएगा। विख्यात मुजफ्फरपुर हत्याओं में 1908 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 1908 में जो मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ था उसमें कौन कौन शामिल थे? खुदीराम बोस थे और एक और आदमी था, आपको कमेंट करके बताना है खुदीराम बोस के साथ कौन कौन थे। तो इसमें मिल जाएगा आपको नाम। देखिए वह बम जो श्रीमती प्रिंगल और उनकी पुत्री की गाड़ी पर फेंका गया था, वस्तुतः मुजफ्फरपुर जिला के जज श्रीमान किंग्सफोर्ड के लिए वो अभिप्रेरित था। बिल्कुल किंग्सफोर्ड के पर ही वो बम फेंकना था, लेकिन गलती से बम जो गया था प्रिंगल और उनकी पुत्री जो बैठी थी गाड़ी पर उस पर चला गया था। क्रांतिकारी श्रीमान किंग्सफोर्ड को मारना चाहते थे क्योंकि उन्होंने स्वदेशी सक्रियतावादियों को कठोर दंड दिए थे। ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, तो यहाँ पे आपने दूसरा नाम देख लिया। खुदीराम बोस के साथ कौन थे? प्रफुल्ल चाकी थे। को अपने कार्य के लिए दंड के रूप में जो है मृत्युदंड भुगतना पड़ा था। ये भी सही है। ठीक है, तीनों कथन जो है ये सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगर थोड़ा सा और जानना चाहते हैं आप तो मैं बता दूं कि खुदीराम बोस को जो है फांसी कब हुई थी? तो 11 अगस्त 1908 को, 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। उसके बाद बात करें अब प्रफुल्ल चाकी का क्या हुआ। तो प्रफुल्ल चाकी ने अपना जो है हत्या अब खुद कर ली, उन्होंने अपना जो है खुद आत्महत्या कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1911 में जब राजधानी कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय उस समय कौन था? तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानेंगे, अच्छे से जानेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो था लॉर्ड हॉर्डिंग था। ठीक है, कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग था। लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम आए थे। ठीक है, जॉर्ज पंचम आए थे 1911 ईस्वी में। ठीक है, और यही 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया गया और राजधानी जो थी वो कलकत्ता से हटा करके दिल्ली लाने की घोषणा की गई थी। और वस्तुतः 1912 में जो है राजधानी कहाँ लाई गई? दिल्ली लाई गई थी। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलनों जो क्यों हुआ? साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध में भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिएगा भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। क्या ये सही है क्या? तो देखिएगा ये सही जो है नहीं है। ठीक है, उसके बाद साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्विशासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। ये भी गलत है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ये सही है। ठीक है, साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था। ये गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर बात करें कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो ये आया था 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को जो है साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन कहाँ आया था? मुंबई आया था। याद रखिएगा कहाँ आया था? मुंबई आया था। और किसके काल में आया था? तो लॉर्ड इरविन के काल में आया था। लॉर्ड इरविन के काल में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किया गया था। तो देखिए महाराष्ट्र में जो है गणपति पर्व का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ये शुरू किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। कौन कौन से पर्व? तो गणपति पर्व और एक और पर्व है शिवाजी उत्सव मनाना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कुचिपुड़ी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो 26 का पढ़ेंगे हम एक एक करके। इसका नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुचेलपुरम के नाम पर है। गलत है। इसका मुख्य स्रोत विष्णु पुराण है। इसके बारे में जानेंगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके पात्र भगवत मेला कहलाते हैं। ये गलत है। इसमें पीतल की तस्तरी पर बैठ करके जो है रख करके नृत्य की परंपरा है। ये भी गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। इसका मुख्य स्रोत जो है वो विष्णु पुराण है। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा।
और फ्रेंड्स इससे पहले जो हम लोगों ने है प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 10 तक को कवर किया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने करंट अफेयर्स का जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं 2020 को, उनको हम लोग टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं, और हम लोगों ने 19 टेस्ट को कवर कर लिया था। साथ ही साथ सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस का हमने 2-2 वीडियो कवर किया था। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया? किस कारण से किया था आपको बताना है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन सी, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें तो 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। कब हुआ था? 1919 में हुआ था, ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था। और उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड था जब ये पारित हुआ था, चैम्सफोर्ड था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 कि 1854 की उड़ विज्ञप्ति में अभिव्यक्ति शिक्षा का लक्ष्य क्या था? 1854 की उड़ विज्ञप्ति में अभिव्यक्त शिक्षा का लक्ष्य क्या था? क्वेश्चन नंबर 28 है। तो देखिए उड डिस्पैच जो था यह शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए डलहौजी ने लाया था। कब लाया था? 1854 ईस्वी में, याद रखिएगा। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में, आपको ये याद रखना है। ठीक है, और इसके अनुसार जो था जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसी कोलकाता, मद्रास और मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 28 का, वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, भारत की पाश्चात्य संस्कृति का प्रचार करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, सही मिलान करना है। इसमें से जो सही मिलान है उसको चुनना है आपको। ठीक है, तो देखिए एलोरा की गुफाएं जो हैं ये क्या शक के द्वारा बनवाए गए थे? जी नहीं, ये गलत है। ठीक है, एलोरा की गुफाओं जो है ये राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद बात करें महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट के द्वारा बनाए गए थे? तो नहीं, महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं ये किसके द्वारा बनाए गए थे? पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। उसके बाद मीनाक्षी मंदिर जो है ये किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो पांड्य राजा जो हैं, पांड्य राजा उनके द्वारा बनाया गया था। ये भी गलत है। खजुराहो का जो मंदिर है ये चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। ये करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सूर्य से पृथ्वी की मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? बताइएगा। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो देखिए सही आंसर 30 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, खगोलीय इकाई कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, खगोलीय इकाई कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य को अंतर 15 डिग्री है। ठीक है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? तो सबसे पहले जानना है कि देखिए जो है प्रत्येक जोन 15 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, प्रत्येक जोन जो है 15 डिग्री के बराबर होता है, और 15 डिग्री जोन में 60 मिनट का अंतर होता है। यानी कि 1 घंटे में कितना का अंतर होता है? 60 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, 15 डिग्री जोन में कितने का? 1 घंटे का अंतर होता है, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? समुद्र में जब घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है। लवणता और गहराई दोनों बढ़ती है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि दो पाइप अकेले कार्य करते हुए एक टंकी को क्रमशः 42 घंटे और 56 घंटों में भर सकते हैं, जबकि तीसरा जो है भरी हुई टंकी 32 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप को तब समान समय में चालू किया गया जब टंकी खाली थी तो टंकी पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा? तो दोस्तों मैथ के जो प्रश्न हैं आप खुद से प्रयास कीजिएगा। थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प कर दूंगा, क्योंकि मैथ के प्रश्न अगर हम लोग हेल्प करने लगेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। देखिए तीनों का कार्य दिया हुआ है। ठीक है, क्या कीजिएगा आप 42, 32 और 56 का एलसीएम निकाल लीजिए। लघुत्तम महासमवर्त जो है वो निकाल लीजिए। लघुत्तम समापर्त जो आप निकालिएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम जो आ जाएगा 672 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 672 जो है ये पूरा कार्य है, टोटल कार्य है। उसके बाद 42 जो है यानी कि ये वाला, ये कितना, ये इसकी जो काम करेगा वो 12। उसके बाद ये कितना में, ये करेगा कितना में? ये 16 में करेगा। ठीक है, ये 12 में करेगा, और ये वाला जो है कितना में? 21 में। तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा और एक को माइनस कर दीजिएगा। इसका सही आंसर जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन डी, 4 दिन में।
PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपके मैथ के सॉल्यूशन जो होंगे दिए गए होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? इनमें से कौन सी जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, काराकोरम। याद रखिएगा, काराकोरम सर्वोच्च पर्वत शिखर है भारत की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, लोकटक झील जो है मणिपुर में है, ये सुमेलित है। सांभर झील राजस्थान में है, ये भी सुमेलित है। लोनार झील जो है महाराष्ट्र में है, ये भी सुमेलित है। हुसैन सागर जो झील है ये कर्नाटक में नहीं है। हुसैन सागर जो झील है ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, यानी कि आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किसानों से खेतों में कृषि कार्य करते समय मिट्टी में चूना मिलाने को कहा जाता है, यह किस लिए कहा जाता है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? 36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चूना जो है मिट्टी की अम्लीयता को घटाता है। मिट्टी की अम्लीयता को चूना जो है घटाता है। खेत में जब जल जमा होते हैं इस कारण से अम्लीयता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है और चूना जो है इसी अम्लीयता को घटा देता है। 37 नंबर देखिएगा कि मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है। कोरबा का महत्व है, तो कोरबा का जो महत्व है, कोरबा क्या है? तो कोरबा जो है फ्रेंड, यह एल्युमिनियम उद्योग के कारण इसका महत्व है। ठीक है, ऑप्शन ए 37 का जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। चलिए, और बक्साइड याद रखना है आपको। बक्साइड जो है यह एल्युमिनियम का एक इम्पोर्टेंट जो है अयस्क है, महत्वपूर्ण अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किस जानवर का प्राकृतिक आवास है? तो ये जो है जंगली हाथी का है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें कि रॉयल बंगाल टाइगर, तो ये सुंदरवन में पाए जाते हैं। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। एशियाई शेर जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है वहाँ पाए जाते हैं। और एक सींग वाला गेंडा जो है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है वहाँ पाए जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश एक पर्यावरणीय प्रदूषक है जो उत्पन्न होती है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है तापीय शक्ति संयंत्रों के द्वारा, यानी कि थर्मल पावर प्लांट के द्वारा ये जो है उत्पन्न होती है फ्लाई ऐश, याद रखना है। और भारत में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है वो है तापीय ऊर्जा। ठीक है, तापीय ऊर्जा से सबसे ज़्यादा जो है भारत में ऊर्जा उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए, विश्व पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम 1972, आपको बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो ये सुमेलित है। ठीक है, उसके बाद बात करें वियना सम्मेलन 1982, तो ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, वियना सम्मेलन जो है ये कब हुआ था इसके बारे में हमें जानना है थोड़ा सा। ठीक है, तो देखिए, वियना सम्मेलन जो है ये ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय जो था पर्यावरण समझौता था। और ये जो है 1982 में नहीं 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। और इसे लागू जब किया गया था 1988 में इसे लागू किया गया था। तो सही आंसर यही हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो ये ओजोन परत की छीन करने वाले पदार्थों के बारे में अंतर्राष्ट्रीय संधि था जो कि 1987 में हुआ था। सही है, और लागू हुआ था 1989 में। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 1992 में हुआ था। पृथ्वी सम्मेलन, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी जो है करेक्ट इसका मिलान है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 3 महीनों के लिए निवेश की गई 875 रुपया 21 रुपया ब्याज मिलता है। साधारण ब्याज की प्रति वर्ष दर निकालना है। तो आप यहाँ से दर नहीं निकाल लीजिएगा। ऐसा इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो सब कुछ दिया हुआ है, आपको रेट निकाल लेना है, तो निकाल लीजिएगा। सही आंसर इसका मैं बता देता हूँ, 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 9.6% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्डेमम की पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं। देखिए, कार्डेमम मतलब क्या होता है? इलायची होता है। और कार्डेमम की पहाड़ियों पर जो है इलायची की खेती होती है। और कार्डेमम की पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। कौन के? केरल और तमिलनाडु की। यानी कि 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा और इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए, होता क्या है कि नीलगिरी की पहाड़ी जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है। नीलगिरी की पहाड़ी को जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसका उपयोग जो है मिट्टी की लवणता और क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है? तो सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिप्सम। ठीक है, जिप्सम। चूना का भी उपयोग किया जाता है। अभी थोड़े देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि चूना का भी उपयोग किया जाता है। जिप्सम की उपयोगिता मिट्टी की अम्लीयता और लवणता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा की यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन खींची जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो 180 डिग्री देशांतर है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग जल संधि और प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। और बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ए बी से 4 गुना अधिक तेज काम करता है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन पहले पूरा कर सकता है। यदि वह एक साथ काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने बताया कि सारे जो मैथ के प्रश्न है 5-6 प्रश्न हैं, उनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पोडजोल क्या है। पोडजोल क्या है? तो पोडजोल जो है एक कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी है। ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 कि उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने 10 आइडियोलॉजी, ठीक है, 10 आइडियोलॉजी नामक पुस्तक के तेलुगु संस्करण पढ़ी भाव जलालो का अनावरण किया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही आंसर है 47 का ऑप्शन ए, एस जयपाल रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का जो पठन है उसमें अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसमी दशा इंगित करती है? अचानक गिरावट होती है बैरोमीटर के जो रीडिंग है उसमें। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए, तूफान मौसम का। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो बैरोमीटर में जब अचानक गिरता है तो क्या होता है? तूफान आने की संभावना होती है। उसके बाद अगर धीरे धीरे गिरता है, अगर बात करें पारा धीरे धीरे गिरता है तो मौसम फ्रेश होने का ये संभावना होती है। और आराम से ऊपर चढ़ता है धीरे धीरे तो है ये क्या बारिश होने की संभावना होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित स्थलों स्मारकों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा चंपानेर जो है पावागढ़ पुरातत्वीय उद्यान, उसके बाद छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन मुंबई, मल्लापुरम तमिलनाडु और सूर्य मंदिर कोणार्क। इनमें से आपको करना क्या है कि कौन से सही हैं ये बताना है। तो 49 का जो सही आंसर है ऑप्शन डी है, ये सारे सही हैं। चंपानेर पावागढ़ में है, छत्रपति शिवाजी स्टेशन जो है मुंबई में है, उसके बाद मल्लापुरम तमिलनाडु में है, सूर्य मंदिर जो है कोणार्क उड़ीसा में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इनमें से किसका सर्वाधिक ऋणी है? भारतीय संविधान जो है सर्वाधिक ऋणी है ये 1935 का भारत शासन अधिनियम से। ठीक है फ्रेंड्स, भारत शासन अधिनियम से ये सर्वाधिक ऋणी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो है लगभग 72% जो है सेम उसी तरह से लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर कि भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को समान अधिकार प्राप्त है परंतु मिलने वाले वेतन में असमानता है। मिलने वाले वेतन में असमानता है। तो देखिएगा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग पढ़ लीजिए, अगर पढ़ूंगा तो काफ़ी समय ज़्यादा लग जाएगा। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी 2 और 3 जो है ये सही आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, उस रीट को क्या कहा जाता है? टोटल रीट जो है 5 प्रकार के होते हैं, आपको पता है। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन है, 54 नंबर है कि पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना क्या है? पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की संरचना जो है वो क्या है? तो सही आंसर है कि ऑप्शन सी, ग्राम, प्रखंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि पंचायती राज के जो गठन है इसका जो है किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है, तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। ध्यान रखना है, जिला स्तर पर जिला परिषद है जिसका अध्यक्ष होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं कि ग्राम सभा के जो है पंचायती राज का जो मौलिक इकाई है, ग्राम सभा जो है पंचायती राज की
मौलिक इकाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 55 नंबर है कि भारतीय संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्याख्या नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? 55 नंबर का सही आंसर बताना है। तो देखिए सही आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(अ) में भारत का संविधान जो है स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी के अनुच्छेद 19(1)(अ) में अंतर्निहित है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है बताने हैं आपको। राजकोषीय घाटे का क्या अर्थ है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी व्यय रिजर्व बैंक के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से उधारियां। ऑप्शन ए जो होगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल करके क्या रखा गया है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय रखा गया है। ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान विभिन्न देशों को अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है? इनमें से कौन सा संस्थान जो है विभिन्न देशों को अल्पकालिक ऋण जो है प्रदान करता है? तो ये सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसकी स्थापना जो है कब किया गया था? 1945 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, IMF की स्थापना 1945 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित नहीं है आपको बताने हैं। तो देखिए 59 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। ये जो है न्यूयॉर्क में इसकी जो है मुख्यालय नहीं है। इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है वो है वियना में। कहाँ है? वियना में है। वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी जो है सही मिलान है। अगला क्वेश्चन देखिए कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का जो संबंध है वो संबंधित है, भुगतान संबंधित है। तो 60 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, ये मैथ का प्रश्न है। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसका सॉल्यूशन आप कर लीजिए। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेवार हैं? तो देखिए परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन, ये तीनों हैं। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें तो इंद्रधनुष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राथमिक इंद्रधनुष और दूसरा होता है द्वितीयक इंद्रधनुष। ध्यान दीजिएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष और प्राकृतिक इंद्रधनुष में क्या होता है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसमें होता क्या है कि नीला रंग और लाल रंग पूछा जाता है। ठीक है, नीला रंग और लाल रंग इसमें पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कि प्राथमिक इंद्रधनुष जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 63 नंबर है कि शुष्क सेल बैटरी निम्नलिखित में से किनका विद्युत अवघट्य यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में प्रयोग होता है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए, अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का जो है फैलाव मुख्यतः किसके कारण से होता है? ठीक है, तो 64 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है। थोड़ा सा यहाँ हम जानते हैं, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से हम जानेंगे। प्राथमिक इंद्रधनुष अभी हम चर्चा कर रहे थे और द्वितीयक इंद्रधनुष। तो देखिए प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग जो है बाहर की ओर होता है और बैगनी रंग जो है अंदर की ओर होता है। उसी प्रकार द्वितीयक इंद्रधनुष में जो है बाहर की ओर बैगनी रंग होता है और अंदर की ओर लाल रंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8 ओम परिणामों वाली 3 प्रतिरोध जो है समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोध आपको बताना है। देखिए जब भी समानांतर क्रम में होगा ना तो ये सबसे छोटा जो प्रतिरोध होता है उससे कम ही समानांतर प्रतिरोध जब हम निकालेंगे तो वो आएगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 से कम होगा। आप निकाल के देख लीजिए क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है 1/R1। 3 प्रतिरोध है ना, तो R1/R2 प्लस 1/R3। आप निकाल के देख लीजिए ये 2 से कम ही आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 2 घंटे 30 मिनट में। चलिए अगला क्वेश्चन है 67 नंबर के निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए जल की ऊष्मा मात्रा एक समान होती है। ऊष्मा मात्रा आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही है?
तो गलत है। देखते हैं, हाथ जलती है भाप से ज़्यादा जल जाती है और जल से कम जलती है, क्यों? तो इसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। बर्फ की संलग्न गुप्त ऊष्मा तथा जल की वाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है, ये भी जो है गलत है। अगला क्वेश्चन है कि वातानुकूलन में कक्ष वायु में वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो यही आंसर जो है सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। केवल तीसरा जो है सही है, बाकी ये दोनों जो है गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि कठोर जल के गुण धर्म के विषय में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन जो है सही हैं। तो एक एक करके आप पढ़ लीजिए। 68 का जो सही आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं, बाकी ये सारे जो हैं गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जब मृदु स्टील को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो अचानक पानी में ठंडा किया जाता है। उससे जब गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वो कठोर और भंगुर हो जाता है। यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है? 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रक्रिया जो है कहलाती है टेम्परिंग। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 69 का वो सही आंसर हो जाएगा, टेम्परिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि हैलोजनों में सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील कौन है? तो हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो होता है फ्लोरीन। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और फ्लोरीन जो है पूरे आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि संस्पर्श से लेंस यानी कि कॉन्टेक्ट लेंस उसको कहा जाता है, किससे बनाए जाते हैं? तो कॉन्टेक्ट लेंस जो है ये बनाए जाते हैं ल्यूसाइड से। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? इनमें से कौन सा जो है वह है ऑप्शन बी। 72 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है? 72 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 74 नंबर देखिएगा कि जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिकों के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं? तो 74 का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 74 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन 12 और कार्बन 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि यदि दूध को काफी समय तक बिना ढक के रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है, यह निम्नलिखित में से किसके कारण से होता है? अब सभी को आंसर पता होगा, ये जो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण से। किसके कारण से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 76 नंबर, ठीक है फ्रेंड्स। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते हैं। अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं? तो अफ्लाटॉक्सिन जो है ये उत्पादित होते हैं जीवाणु के द्वारा, यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि विटामिन बी 12 की कमी से अरक्तता का कारण है। विटामिन बी 12 जो है ये जो है अरक्तता का कारण है। जंतु विटामिन बी 12 का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन बी 12 अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन बी 12 में कौन सा संतुलन धातु आयन होता है बताना है। तो बी 12 में आपको पता है कि कौन सा होता है? कोबाल्ट होता है। ऑप्शन सी जो है 77 का सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दुर्गंध दुर्बल स्रोत है? दुग्ध जो, माफ कीजिएगा, दूध जो है दुर्बल स्रोत है। दुग्ध लिखा हुआ है तो दूध है दुर्बल स्रोत है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन सी जो है इसमें जो है दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पौधों से होने वाली क्रियाओं में से एक जो उनका तापमान कम कर सकती हैं होती हैं। 79 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। 80 नंबर देखिएगा कि राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर्शित किए जाएंगे? तो 80 का सही आंसर है ऑप्शन बी, टाइम्स स्क्वायर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है वायु श्वसन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, आपको सुमेलित करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अस्त्र, धनुष, त्रिशूल, आकाश
उसके बाद है इनकी जो रेंज दी गई है, इनकी जो रेंज है, मारक क्षमता जो है वो दी गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अस्त्र की, तो अस्त्र जो है, अस्त्र क्या है, हवा से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, ठीक है। और इसकी जो दूरी है वो है 10 से 25 किलोमीटर तक। उसके बाद बात करते हैं धनुष की, तो धनुष जो है यह जमीन से जमीन पर मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसका जो रेंज है वो है 150 किलोमीटर तक। त्रिशूल जो है यह सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसका जो रेंज है वो है 9 किलोमीटर तक। उसके बाद बात करते हैं अगर आकाश की, तो आकाश जो है सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है और इसका जो रेंज है वो है 25 किलोमीटर तक। तो इसका सही मिलान है ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर कहाँ स्थित है। तो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम जो है ये कहाँ स्थित है। 83 का सही आंसर है ऑप्शन ए, महेंद्रगिरी तमिलनाडु में। याद रखिएगा महेंद्रगिरी तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि साफ्टा का पूर्ण रूप क्या है। साफ्टा का पूर्ण रूप बताना है। देखिए साफ्टा का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, तो द साउथ एशियन माफ़ कीजिएगा, साफ्टा का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है साउथ एशियन प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। और सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन 84 का जो है डी हो जाएगा, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी नहीं होगा, माफ़ कीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा समय, एक मिनट मैं लेना चाहता हूँ। साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ एशिया प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। साप्टा का जो होता है ना, साप्टा का फुल फॉर्म होता है, ये साप्टा का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है कनाडा को। याद रखिए किसको जाना जाता है, कनाडा को जाना जाता है। चलिए हर्मिट किंगडम के नाम से किसको जाना जाता है, कोरिया को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गुरुदेव जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है। तो ये भारत और बांग्लादेश का, दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, भारत और बांग्लादेश के। बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा एक युग्म जो है सुमेलित नहीं है। तो मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करती है, सही है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ये भी सही है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ये भी सही है। और 8 डिग्री चैनल जो है, 8 डिग्री चैनल ये जो है भारत एवं मालदीव के द्वारा करती है, ये गलत है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनीकॉय के मध्य जो है इनको विभाजित करती है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत के द्वारा किस देश में विकसित की गई है। तो चाबहार बंदरगाह जो है यह भारत, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीनों की संयुक्त परियोजना है और भारत के द्वारा जो है ये ईरान में विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सही है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है, ये बताना है, तो सही है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, सही है। विश्व वानिकी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, 21 मार्च को, ये भी सही है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को और विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है ये 22 मार्च के दिन नहीं मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 31 मई के दिन में, ठीक है। तो सही आंसर यही हो जाएगा, यही सुमेलित नहीं है। पटाना, पटना नहीं है, पटाना है। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है श्रीलंका में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है यह संबंधित है। तो 91 का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 92 का, माफ़ कीजिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रौढ़ शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 93 नंबर की भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है। तो हिंदी के बाद जो है बांग्ला का स्थान है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित धार्मिक समुदाय में से कौन सा समुदाय केवल का अभ्यास करता है। केवल का अभ्यास कौन करता है, इनमें से कौन सा धार्मिक समुदाय। तो ये करता है जैन समुदाय, ठीक है।
95 नंबर देखिए, ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में किया था। तो फ्रेंड, जब हमने करंट अफेयर के जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं, ये सारे सेट में जो क्वेश्चन दिए गए हैं हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संस्कृत साप्ताहिकी। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा जनजाति रहती है। तो जारवा जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि गेटिंग कॉम्पिटिटिव ये प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 97 का सही आंसर है ऑप्शन बी, आर.सी. भार्गव। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक कौन था। ये था शेरशाह सूरी। आप सभी को पता है शेरशाह सूरी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, हुमायूं को पराजित किया था इसने। उसके बाद बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायतों का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित करके त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों के बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा। तो 99 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 दिनों के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि भारत के किस क्षेत्र में देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान के अपग्रेड किया जा रहा है। तो हम करंट अफेयर वाले क्वेश्चन में इसको कवर किया था। जिन लोगों ने मेरे करंट अफेयर वाले सारे वीडियो देखे हैं वे आंसर कमेंट करके बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी। टोटल 100 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो दोस्तों, जितने भी वीडियो हैं बिहार दरोगा से, सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जरूर देख लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।